सिलेक्शन हमने देखा था, वी हैव अ स्टेबलाइजिंग, वी हैव डिसरप्टिव एंड डायरेक्शनल। तो ये चीजें हमने पिछले क्लास में हमारी कवर की थी। दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास। ठीक है, ये चीजें हमने पिछले क्लास में हमारे यहाँ पे देखी थी, हमने यहाँ पे कवर की थी, राइट। नाउ द थिंग इज विल बी लुकिंग एट समथिंग एल्स नाउ। अभी हम यहाँ पे जो देखेंगे दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ योर ह्यूमन इवोल्यूशन आज देख लेंगे, और कुछ बेसिक चीज अबाउट इवोल्यूशन हम यहाँ पे देख लेंगे। तो बेसिकली आज क्या होगा, क्या ना, आज आप जो चीजें पढ़ोगे वो ऑलरेडी इट्स लाइक कॉन्सेप्चुअल नहीं है, वो आपको याद रखना है। जो स्टोरीज आज मैं आपको बताऊंगा वो स्टोरीज आपको याद रखनी है, उसमें कुछ ज्यादा बहुत नॉलेज वाला ऐसा नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट उसमें कुछ समझना है, वो सब हो गया। नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स एंड देन द चैप्टर विल गेट इवेंचुअली गेट कंप्लीटेड। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ एडिशनल चीजें, एक दो चीजें इसमें हम देख लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एंड जंप करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ until Himachal students will join in. ऑलराइट, तो पिछले क्लास में हमने हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख लिए थे। दैट इज समथिंग वी हैव सीन, डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेक्शंस ओवर देयर। कुछ क्वेश्चन आपके सामने हमने यहाँ पे रखे थे। वैसे इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, कोई हैंड रेज करके बताएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप एंड सेट ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे आपको जो मिल रहा है सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का जो एग्जांपल आपको मिल रहा है, तो कौन से इनमें से जो आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं इन अ रियल सेंस, ऑल ऑफ देम। सो टेल मी द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स शोइंग द अडैप्टिव रेडिएशन। So please raise your hand to answer this. कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है। I can only see 2 hands right now. ठीक है, बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसमें से मार्सुपियल का एग्जांपल तीनों। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन ए आपके यहाँ पे सही आंसर है। नम्बैट, स्पॉटेड सर्कस एंड योर फ्लाइंग फ्लेंजर आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ मार्सुपियल्स। बिल्कुल सही। तो ऐसे सवाल भी आते हैं, इसलिए वो जो लिस्ट वहाँ पे बनी हुई है ना, वो लिस्ट आपको वहाँ पे याद रखनी है। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। दैट लिस्ट हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय यू। ओके, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन था आपके यहाँ पे आरएफ को लेके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने और बोला गया कि इनको आप अरेंज करो अपनी जीन के ऊपर। सो यू हैव टू अरेंज दैट ऑन द क्रोमोसोम, कि जीन्स का अरेंजमेंट क्रोमोसोम पे आपके यहाँ पे कैसा होगा। दैट इज समथिंग वी हैव टू सी। तो पहले हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कितने सारे हमारे आरएफ की वैल्यू देख रखी हुई है आपकी जीन्स की। सो पहले यू हैव योर ए एन सी की वैल्यू आपके यहाँ पे देख रखी हुई है। ए एन सी के बीच में आपको जो आरएफ मिला है यहाँ पे दैट विल बी अराउंड 5%। देन बी एंड सी के जो आपके आरएफ की वैल्यू आपको मिली दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 15%। देन यू विल हैव बिटवीन द बी एंड डी, ये जो जीन की जो वैल्यू आपकी है यहाँ पे अराउंड 9%। देन ए एंड बी के बीच में आपकी जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो आपकी है यहाँ पे 20%। सी एंड डी के बीच में आरएफ की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 24%। और सबसे बड़ी वैल्यू मेरे यहाँ पे आ रही है ए एंड डी के बीच में, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड योर 29%। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि आपके सामने ये सारी आपकी आरएफ की वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिस आरएफ की वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो दो जीन एक दूसरे से काफी दूर है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है ए और डी के बीच में। तो मेरे दो जीन जो मेरे यहाँ पे सबसे दूर है दे आर माई ए एंड डी। तो ये मेरा जीन ए और ये मेरे यहाँ पे जीन डी, इनको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। मुझे सीक्वेंस जानना है, तो जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा उसको मैं पहले प्लेस करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरे वो आएगी जो मेरी इससे कम होगी। तो याद रखना आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। सबसे बड़ी वैल्यू आपने यहाँ पे प्लेस कर दी। नाउ लुक फॉर द सेकंड मोस्ट स्मॉलर वैल्यू, दैट इज बिटवीन द सी एंड डी। अब सी एंड डी के जो आपके यहाँ पे वैल्यू आ रही है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 24%। तो ये आपकी वैल्यू सबसे लाइक सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी यहाँ पे ये है। सो सेकंड आफ्टर 29% दैट्स द सेकंड वैल्यू। सो ये आप यहाँ पे लगा दो, सी एंड डी के जो आपका 24%, दैट मीन्स सी मेरा कहीं पे यहाँ पे आ रहा होगा। somewhere over here I'll be having the C, क्योंकि C D से दूर है ना, 24% यहाँ पे लिखा हुआ है, तो C मेरा D से दूर है, so that is something over here। नेक्स्ट वैल्यू मेरी यहाँ पे आ रही है A एंड B के बीच में, that is going to be around 20%। so मेरा B कुछ कहीं पे यहाँ पे होगा, so मेरा B यहाँ पे कहीं पे आएगा। so इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, देन यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिकली मुझे मेरा सीक्वेंस मिल चुका है। मेरा सीक्वेंस मुझे यहाँ पे मिल चुका है। मेरा सीक्वेंस जो यहाँ पे बन के आ रहा है, दैट सीक्वेंस इज गोइंग टू बी योर A C B D। ये सीक्वेंस मेरा यहाँ पे बन चुका है। ओके, बी एंड डी के जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें भी 9%। तो बी एंड डी के जो आपका यहाँ पे 9% इतना यहाँ पे आपका डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। देन यू हैव बी एंड सी के बीच में आपका डिस्टेंस यहाँ पे आएगा लेट्स से अराउंड लाइक 15%।
तो ये आप यहाँ पे आ गया 15% जितना, एंड ए एंड सी के जो डिस्टेंस आप यहाँ पे अराउंड 5%, जो हम समझ सकते हैं वो पास पास में ही है। तो ये बनेगा इसका यहाँ पे आंसर। आई होप सबने ये घर पे जाके ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया तो यहाँ पे देख लो। अगर आपको कई सारे, अगर आपको आरएफ की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे मिल रही है तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको बस याद रखना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू मेरी यहाँ पे उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे प्लेस करूंगा, एंड देन उसके बाद उससे छोटी को मैं प्लेस करूंगा, एंड दैट्स हाउ आई विल गो फॉरवर्ड। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपको यहाँ पे आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस बन के आ रहा है दैट इज माई ए सी बी एंड डी, ये सीक्वेंस मुझे मिलेगा मेरे जीन्स का क्रोमोसोम के ऊपर। क्या ये क्वेश्चन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। क्या? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इनमें से बता दो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। एक और होमवर्क वाला क्वेश्चन ये फटाफट कर दो, आगे बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे सही नहीं है? बस मुस्कान, और कोई नहीं? किसी ने होमवर्क किया ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं? ऐसे कैसे चलेगा बेटा, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। क्या अभिषेक, किशोर, देखा ही नहीं क्या क्वेश्चन ये? बताइए कोमल, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आप यहाँ पे कह रहे हो कोमल, ऑल राइट। बताइए ओनली मुस्कान, मुस्कान क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 3 बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिकॉज यू विल बी फाइंडिंग फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जांपल ऑफ योर पर्टिकुलर एनालोगस ऑर्गन, नॉट होमोलोगस। तो यस, ऑप्शन 3 मेरा बनता है यहाँ पे एज अ, ये अनट्रू है, ये सही नहीं है, दैट्स नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, एंड दैट इज व्हाई ये बनेगा यहाँ पे मेरा एज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलो कोई बात नहीं, ये वाले क्वेश्चंस ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले। तो एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया हुआ है उसको हम देख लेते हैं, एंड देन विल हैव अ लुक एट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको आपको बहुत डिटेल में नहीं सीखना, कुछ चीजें ही आपको इसके अंदर याद रखनी है। ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपको बता रहा है कि आपका पहली लाइफ से लेके ह्यूमंस तक, या पहली लाइफ से लेके आपके जो मोस्ट एडवांस मैमल्स है तब तक आपका कैसे कैसे इवोल्यूशन आपका यहाँ पे हुआ, या कौन से टाइम फ्रेम के अंदर आपको किस टाइप की स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल रही थी, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन मेंशन्ड ओवर हियर, राइट? तो जब आप ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखते हो जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जनरली कहां से आते हैं? सो क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे? क्वेश्चन बेसिकली विल बी बेस्ड ऑन एरा, एरा के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, या फिर पीरियड के ऊपर बेस्ड आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे। सो विल हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एरा, विल हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पीरियड। तो ये बात याद नहीं, इन दोनों के ऊपर बेस्ड काफी सिंपल वाले क्वेश्चन आपके सामने वो आपसे पूछेंगे, ठीक है? अब ये टॉपिक को हम सीखेंगे, लेकिन इसके पहले हम एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द थ्योरी ऑफ द एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी आपको ये कह रही है कि जब लाइफ आया अर्थ के ऊपर, तो आप जानते हो कि जो सबसे पहला जो सेल था उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? जो फर्स्ट सेल आपका अर्थ पे आया होगा उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहा होगा सबसे पहला? बता दो म्यूट करके। इट वाज माय कीमोहिट्रोट्रॉप्स। कीमोहिट्रोट्रॉप्स वाज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कीमोहिट्रोट्रॉप्स जब मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूं तो समझ जाना कि ये लोग आपके ऑटोट्रॉप्स तो है नहीं, अपना खाना खुद से बना नहीं सकते, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं that they were my chemoheterotrophs were the one which came on the planet for the very first time, like ये पहले मेरे सेल्स है वहां पे। बाद में क्या हुआ, विद द कोर्स ऑफ टाइम आपके वो सेल्स आए जिनमें से आपका O2 रिलीज होने लगा। याद रखना, विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ कि आपके कुछ ऐसे सेल्स आए जिनमें से आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। अब कोई मुझे बताएगा कि ऑक्सीजन अगर आपके यहाँ पे रिलीज हो रहा है आपके सेल्स में से, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? Anyone? एक्सोथर्मिक, ओके, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके सेल्स रिलीज करे ऑक्सीजन, तो याद रखना ये आपका तब किया जाता है जब आप करते हो फोटोसिंथेसिस। जब आप फोटोसिंथेसिस करते हो तब आपके सेल्स रिलीज करते हो ऑक्सीजन। अगर आपको याद होगा तो आपके प्लांट्स करते रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट्स हो गया, एल्गी हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ये आपका करते हैं फोटोसिंथेसिस, और तब आपका ऑक्सीजन रिलीज कर हुआ जाता है। तो याद रखना, आपके काफी सालों के बाद आपके कोई ना कोई आपके यहाँ पे बैक्टीरिया या मैं कहूँगा कोई ऐसे सिंगल सेल बने होंगे which must have started doing the photosynthesis like process. हाँ जी कोमल मैम बताइए। सर मैंने हिमाचल के बच्चों के लिए ना अटेंडेंस फॉर्म भेजा है, तो
हार्डली 10 सेकंड लगेंगे उनको बोलना प्लीज फिल कर देंगे। जी जी जी। हिमाचल के ऑल द स्टूडेंट्स Okay. ओवर हियर, मैम ने ग्रुप पे एक लिंक भेजा होगा फॉर्म का, फटाफट से फिल कर दो आप लोग जल्दी से, इट वोंट टेक एंड मोर देन अश्वनी 10 आप सेकंड। मुझे कहो, अश्वनी कुमार इज हियर ना? अश्वनी यस मैम। बेटा कल आप मुझे हाँ कॉल जी करोगे अश्विनी। स्कूल से आने के बाद सबसे पहले, ठीक है? यस मैम। ओके ओके। ऑलराइट पीपल, ठीक है, चलिए सब लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव सम सेल्स एंड दिस सेल्स विल रिलीज द ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। ये आपके ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आप यहाँ पे रिलीज करेंगे। तो याद रखना ये लोग यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग द लाइट रिएक्शन। यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं आपका लाइट रिएक्शन। याद रखना फोटोसिंथेसिस के अंदर you have two events, you have a light reaction, you have a dark reaction। so जब लाइट रिएक्शन होता है तभी आपका ऑक्सीजन आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है। प्लीज याद रखो आप लोग कि जब आपका प्लेनेट पे ऑक्सीजन आने लगा उसके बाद ही आपका लाइफ सुटेबल हुआ वहां पे रहने के लिए। तो पहले तो ऑक्सीजन था नहीं। आप जानते हो दैट इनिशियली द अर्थ वाज हैविंग लाइक प्रिमिटिव कंडीशंस, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। आई होप ये टर्म आप भूले नहीं हो, हमने ये टर्म देखा था। इनिशियली Yes, यू आर sir. हैविंग रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट ऑन द प्लेनेट, बाद में वो चेंज हुआ व्हेन यू हैव सम सेल्स डूइंग द रिलीज ऑफ O2 इन द एटमॉस्फेयर। और यही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। ओके, ये रिएक्शन जो था इट वाज सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन जो आपको प्लांट्स में होते हुए वहां पे आपको मिल जाता है, ठीक है। स्लोली फिर क्या हुआ, आपके जो सिंगल सेल थे उनमें से आपके बने आपके यहाँ पे मल्टी सेलुलर सेल्स। सिंगल सेल्स में से आपके बने आपके यहाँ पे मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म आपके बनने लगे, राइट। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स आपके आ चुके थे, कई सारे इनवर्टिब्रेट्स प्लांट पे आ चुके थे एंड दे वर सर्वाइविंग ओवर देयर। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया आपके यहाँ पे जॉलेस फिश। इनवर्टिब्रेट्स के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप मेरा यहाँ पे आया था दैट वाज माय जॉलेस फिश व्हिच केम अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो। ये आपके यहाँ पे आ चुके थे। एंड देन उसके बाद यू आर फाइंडिंग ओशन के अंदर कुछ प्लांट्स आए थे, सीवीड्स वर सीन ओवर देयर। सीवीड्स मतलब ओशन के प्लांट्स, एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड प्रोबेबली 320 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि जो सबसे पहले जो लैंड पे आया था वो आपके प्लांट्स थे, बाद में एनिमल्स आए थे। अभी सब कुछ पानी के अंदर ही है। पानी में यू हैव योर इनवर्टिब्रेट्स, इन वाटर इन इटसेल्फ यू हैव योर jawless fish, and later on what actually happened, plants are on the land. Later what actually happened, we are told, क्या लिखा देखो यहाँ पे इन लोगों ने, we are told that the first organism that invaded the land were plants। तो लैंड के ऊपर सबसे पहले आपके यहाँ पे प्लांट्स आए। प्लांट आने के बाद थोड़ा वहां पे एनवायरमेंट फॉरेस्ट वाला वहां पे जब हुआ उसके बाद एनिमल्स केम ऑन लैंड। उसके बाद यू आर फाइंडिंग द एनिमल्स एक्चुअली केम ऑन लैंड। तो ये बात है, दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड when animals invaded the land। so वो काफी स्प्रेड हो चुके थे मेरे प्लांट्स यहाँ पे, एंड देन उसके बाद आपके यहाँ पे एनिमल्स आके वहां पे रहना चालू किया। ओके, आफ्टर दैट आपको याद रखना है कि आपके पास ओशन में फिश आ गई थी, फिश वर कमिंग, फिश वर इवॉल्विंग इन द ओशन, मतलब वहां पे उनका नंबर भी वहां पे बढ़ रहा था, राइट। तो फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक ऑन वाटर। तो आप ऐसा सोचो कि कुछ ऐसी फिश थी जो पानी में से बाहर भी आ रही थी और वो वापस पानी के अंदर जा रही थी। दैट इज समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग ओवर देयर। ऐसा भी वहां पे इवेंट हो रहा था। आप समझिए इस बात को कि कुछ एनिमल्स अब अभी पानी से बाहर आएंगे, दे विल स्टार्ट लिविंग ऑन द लैंड। एंड उनका सबसे पहला एग्जांपल आपके यहाँ पे आएगा एम्फीबियंस का। तो एम्फीबियंस एक्चुअली केम फ्रॉम फिश। एम्फीबियंस जो आपके यहाँ पे है वो आपके फिश में से आए थे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा यहाँ पे। दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो की एक फिश थी जो पानी से बाहर आती थी, रहती थी और फिर वो पानी के अंदर जा रही थी। ऐसा पता है एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, आपने एक टर्म सुना होगा मड स्कीपर, या देखा होगा या देखा ही होगा या फिर सुना होगा। मड स्कीपर इज अ काइंड ऑफ एनिमल विच लिव्स इन वाटर एंड आल्सो कम्स आउट एंड लिव्स ऑन लैंड एज वेल। सुना है इस बारे में आपने कभी या देखा है कभी? नेट जियो पे नहीं देखा, कोई बात नहीं। ऑलराइट, सो नाउ हियर वी हैव इन 1938 a fish caught in South Africa happened to be coelacanth। तो coelacanth जो आपके यहाँ पे जो फिश थी ना आपके यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में इन्होंने पकड़ी थी, उसके जो फिन्स थे देवर लोब्ड फिन्स। इसके जो फिन्स थे ना वो काफी अलग थे यहाँ पे, which was thought to be, इन्होंने सोचा कि ये तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है लेकिन इन्हें मिली थी यहाँ पे। and these animals called lobed fins evolved into first amphibians। तो कहा जाता है कि ये जो आपकी जो फिश थी ना coelacanth, इसमें से ही आपके पहले एम्फीबियन निकल के आए थे। इनमें से आपके
फर्स्ट एम्फीबियंस आपके यहाँ पे निकल के आए थे। एम्फीबियंस जो आपके यहाँ पे आए थे वो इनमें से निकल के आए थे। ओके, तो सिलेसेंस फिश का नाम याद रखना, इनमें से आपके एम्फीबियंस निकल के आपके लैंड पे आए थे। अब एम्फीबियंस जो आपके लैंड पे आ चुके थे, तो आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, क्या आपने कभी एम्फीबियंस के एग देखे हैं? हैव यू सीन द एग ऑफ द एम्फीबियंस? ये भी नहीं देखा। अगर आप एम्फीबियंस के अगर आप एग्स देखते हो तो क्या वो ट्रांसपेरेंट होते हैं या कलरफुल होते हैं? ट्रांसपेरेंट। टाइप सब्सटेंस मेनली दैट वुड बी ट्रांसपेरेंट, और उसके ऊपर शेल होता है नहीं होता? वो व्हाइट कलर का शेल मिलता है नहीं मिलता? यस सर। यस सर। नहीं मिलता रे बाबा, नहीं मिलता। शेल थोड़ी होता है उनके ऊपर। जो आपके हैंड्स के जो एक पे शेल होता है वो उनके अंदर आपको नहीं मिलेगा, राइट? अब एम्फीबियंस जब आपके आए थे तो याद रखना, एम्फीबियंस में से जो आपका नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे आया था वो आते आपके यहाँ पे रेप्टाइल्स, वो थे आपके यहाँ पे रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस में से जो आपका नेक्स्ट ग्रुप निकल के आया था, दैट ग्रुप वाज बाय रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स के पास मिले थे आपको यहाँ पे शेल वाले एग। So they were having the shelled eggs were seen in them. So याद रखना, रेप्टाइल्स के अंदर से जो एम्फीबियंस से जो आपको जो नेक्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे आ रहा था, दैट वाज बाय रेप्टाइल्स, एंड रेप्टाइल्स के अंदर यू आर फाइंडिंग शेल्ड एग्स वर सीन। शेल्ड एग्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिले, तो बेसिकली उनके एग के पास शेल था। और ये जो रेप्टाइल्स के जो एग्स थे ना, वो ड्राई एरिया में रह सकते थे, मतलब इनको पानी में आपको रखने की जरूरत नहीं है। टर्टल, टॉर्टोइस, स्नेक, लिजार्ड, ये सारे अपने एग ले करते हैं सॉइल के ऊपर और वहां पे वो सर्वाइव कर जाते हैं। एम्फीबियन के एक पानी के बाहर निकालोगे तो नहीं रह पाएंगे। एम्फीबियन के एक अगर आप निकाल के बाहर तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर केम फ्रॉम दैट सिलेसेंथ में से आया था। देयर आर नो स्पेसिमेन ऑफ दीज लेफ्ट विद अस, ठीक है? However, these were the ancestor of modern day frogs and salamander. तो हमारे जो modern day frogs and salamander, उनके ancestor भी हमारे साथ नहीं है, but they were the one which came on land. Okay, the amphibians evolved into reptiles. They lay thick-shelled eggs which do not dry up in the sun, unlike those of the amphibians. Amphibians के जैसे shell मतलब egg पानी के बाहर रह नहीं सकते थे, वैसे नहीं थे reptiles के egg. They were able to survive very easily over there. और आज आप सारे रेप्टाइल्स यहाँ पे देख पा रहे हो, या सीधा ऑल द मॉडर्न रेप्टाइल्स यू कैन सी राइट नाउ, दैट्स गोना बी योर टर्टल्स, टॉर्टोइस, सब आपको यहाँ पे दिख पा रहे हैं, राइट? ओके, अब देखो रेप्टाइल्स में काफी इवोल्यूशन हुआ। जब भी हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं ना, जब भी हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा आपको लाइक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिला, राइट? सो अगले 200 साल के अंदर रेप्टाइल्स में से आपको बहुत चीजें आपको बनते हुए मिली। याद रखना, रेप्टाइल्स में से जो आपका सबसे डोमिनेंट जो एनिमल आपको मिला था यहाँ पे, विच वाज अ रेप्टाइल, दैट वाज योर डायनासोर्स, ठीक है? डायनासोर्स आपको मिले थे एज अ रेप्टाइल, जो आपको लैंड पे देखने के लिए आपको मिले थे। सो इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो, रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेटेड द अर्थ, राइट? और वो टाइम पे प्लांट्स क्या मिल रहे थे आपको वहां पे? फर्न्स, या मैं कहूंगा टेरिडोफाइट्स वर वेरी कॉमनली सीन ओवर देयर, ठीक है? बाद में वो बरी हो गए, उनकी डेथ हुई, और आज उसको ही हम यूज करते हैं एज अ फॉसिल फ्यूल। जो भी आज हमें फॉसिल फ्यूल मिल रहा है ना, वो पुराने टाइम के प्लांट्स ही है जो सॉइल के अंदर बरी हो गए थे, अर्थ में बरी हो गए थे, एंड नाउ यू आर यूजिंग देम एज अ फॉसिल फ्यूल। ओके, अब कुछ रेप्टाइल्स जो थे वो आपके वापस से पानी में चले गए, लैंड पे आए, बट दे केम बैक इनटू द वाटर लाइक योर इक्थायोसॉरस। तो कुछ रेप्टाइल्स आपके वापस पानी में चले गए और अभी वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी आपको मिलते नहीं है, बट वन ऑफ द एग्जांपल इज माय इक्थायोसॉरस। लैंड रेप्टाइल में जो सबसे फेमस नाम है, दैट इज माय टायरेनोसॉरस रेक्स। आपने ये नाम तो सुना होगा, टीरेक्स। अगर सुना नहीं है तो देखा तो होगा ही होगा। अगर आपने जुरासिक पार्क पिक्चर देखी है तो सबके पीछे टीरेक्स ही भाग रहा होता है। हर मूवी के अंदर एक टीरेक्स ही होता है जो सबको खा रहा होता है वहां पे, अगर देखोगे आप तो। सो टायरेनोसॉरस रेक्स वाज वन ऑफ द वेरी लार्ज रेप्टाइल और वेरी लार्ज डायनासोर ओवर देयर, एंड दैट लिव्ड ऑन लैंड। तो आई थिंक आपने इसकी पिक्चर देखी होगी, मैं आपको इसकी पिक्चर ऐसा हो तो बाद में दिखा दूंगा अगर नहीं देखी तो। It's a big reptile with a large teeth, dagger-like teeth. But उसके अगर आपने फोर लिम्स अगर आपने कभी देखे होंगे ना, तो बहुत छोटे थे उसके फोर लिम्स। अगर आपने कभी देखा होगा टीरेक्स को, तो फोर लिम्स बहुत छोटे थे, बट बाकी स्ट्रक्चर्स का काफी बड़ा था, लेंथ एंड टीथ। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर जो थे आपके सडनली आपके डिसअपीयर हो गए फ्रॉम द अर्थ। क्या लगता है, क्या रीजन होगा आपके हिसाब से? कैन एनीवन टेल मी बाय रेजिंग देयर हैंड कि क्या लगता है आपको कि आपके डायनासोर्स प्लैनेट से गए कैसे?
क्या हुआ होगा आपके हिसाब से? व्हाट यू थिंक मस्ट हैव हैपेंड ओवर देयर? थ्योरी है आप लोग की एज अ जूनियर बायोलॉजिस्ट? कोई थ्योरी है आपकी कि क्या हुआ होगा? बताइए शिखा, क्या लग रहा है आपको क्या हुआ होगा? सर या तो चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से या फिर एस्टेरॉइड्स के टकराने से। ठीक है, एक एक ये थ्योरी ये भी है कि आपके एस्ट्रॉइड्स आके प्लैनेट पे हिट किए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट द पॉपुलेशन वेंट एक्सटिंक्ट। एक ये कहानी कही जाती है कि उससे आपका निकल गए थे। एनीवन हैज एनी अदर स्टोरी? हाँ जी अंशिका शर्मा बताइए, आपकी क्या स्टोरी है? थ्योरी क्या आपकी? सर मैं भी सेम कह रही थी, एस्टेरॉइड वाली थ्योरी। एस्ट्रॉइड वाली थ्योरी। और एंड अश्वानी सर आप क्या कह रहे हो? The same ही वॉल्केनो था इरप्टम। वॉल्केनो इरप्शन और कंडीशन बहुत बदल गई, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। प्रिंस आपका कुछ अलग है थ्योरी, बताइए। सर अगर एस्ट्रॉइड से सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए तो बाकी के जानवर क्यों नहीं हुए? ये भी एक अच्छा आपका वो है स्कूल ऑफ थॉट कि अगर डायनासोर गए तो बाकी भी निकल जाने चाहिए थे। तो इसका एक आंसर ये हो सकता है कि जब एस्ट्रॉइड हिट किया था तो मेजॉरिटी ऑफ द लैंड दिस रेप्टाइल्स, मेजॉरिटी ऑफ लार्जर लैंड रेप्टाइल्स वेंट एक्सटिंक्ट एंड द स्मॉलर रेप्टाइल्स सर्वाइव। स्मॉलर रेप्टाइल्स और जो एक्वेटिक थे वो आपके रह गए। तो क्रोकोडाइल्स को लेकर तो यही कहा जाता है, क्रोकोडाइल्स आर देयर राइट फ्रॉम द टाइम फ्रॉम द डायनासोर। वो तब से लेकर अभी तक आपके यहाँ पे है। एंड सम अदर रेप्टाइल्स लाइक टर्टल्स, टॉर्टॉइज, दे मस्ट बी द वन जो वहां पे बच गए थे अलॉन्ग विद स्नेक्स। तो एक ये स्टोरी है दैट लार्ज रेप्टाइल वेंट एक्सटिंक्ट, स्मॉलर वन वर एबल टू सर्वाइव। एक ये कहा जाता है दैट ये एक पॉसिबिलिटी वहां पे है। ओके और वो टाइम पे बर्ड्स तो थे नहीं, आपके मैमल्स भी वहां पे नहीं थे, तो उनका तो सवाल ही नहीं आता कुछ बात करने का। ओके एक कहानी ये है कि आपका एनवायरमेंट इतना चेंज हो गया था दैट दे वर नॉट गेटिंग प्रे टू ईट। उनको खाने के लिए प्रे था ही नहीं वहां पे। तो इतने भी आपके बड़े बड़े जो डायनासोर थे वो आपके एक्सटिंक्ट हो गए बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग द प्रे टू ईट, राइट? एंड दे वेंट एक्सटिंक्ट ओवर देयर। सो एनवायरमेंट आपको वहां पे चेंज हुआ एंड दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव। So that is one of the story. तो ये बहुत क्लियर नहीं है बट यू हैव नंबर ऑफ theories over there. Okay. कई सारे reptiles they were converted into birds. Many of the reptiles actually evolved into birds. Right? Most of them evolved into birds. ये बात तो सही है कि आपके birds reptiles में से आए हुए हैं. And small size reptile of that era still exists. कई सारे small size आपके जो reptiles हैं वो अभी भी आपको मिल जाता है देखने के लिए. देन आपके आए यहाँ पे मैमल्स। अब मैमल्स क्या रहता है, जो सबसे पहले जो आपके मैमल्स आए थे वो आपके स्मॉल स्मॉल चूहे जैसे थे। तो दे वर स्क्रूज। स्क्रूज आर नथिंग बट माय स्मॉल मैमल्स। ये आपको मिलते देखने के लिए। दे वर माय विविपेरस इन नेचर। ओके मैमल्स आपके थे ज्यादा इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ सेंसिंग एंड अवॉइडिंग द डेंजर। और याद रखना जैसे मैमल्स मतलब जैसे रेप्टाइल्स जाने लगे ना तभी मैमल्स का वहां पे आना चालू हुआ। सो मैमल्स केम once these dinosaurs were lost. Once then they started coming on the planet. अब हुआ क्या था, समझो ये साउथ अमेरिका है, समझो ये आपका साउथ अमेरिका है, दिस इज माय साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका जाके टकरा गया नॉर्थ अमेरिका से। साउथ अमेरिका था ये, वहां पे हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ, ये जाके टकरा गया आपके नॉर्थ अमेरिका के साथ। went and attached itself with the नॉर्थ अमेरिका। तो पता है इससे क्या हुआ, जितने भी मैमल्स आपके पास साउथ अमेरिका में आपके पास थे यहाँ पे वो सारे निकल के चले गए आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर। सारे के सारे नहीं बट एक अच्छा पॉपुलेशन यहाँ से आपका यहाँ पे चला गया। तो याद रखना जब आपके पुराने प्लैनेट के ऊपर लाइक आपके प्लैनेट के ऊपर लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज वेरी कॉमन। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो कॉन्टिनेंट है आपका मूव कर रहा है। आपका जो कॉन्टिनेंट है वो आपका यहाँ पे मूव कर रहा है, दैट इज एक्चुअली मूविंग ओवर देयर। ओके और क्योंकि आपका यहाँ पे मूव कर रहा है सो व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट यू आर फाइंडिंग कि आपका साउथ अमेरिका जाके अटैच हो गया नॉर्थ अमेरिका के साथ और वो टाइम पे कुछ मैमल्स आपके वहां से वहां पे चले गए। और इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के जैसे एक स्मॉल आइलैंड था जो सबसे अलग हो गया। एक स्मॉल आइलैंड था जो सबसे अलग होके एकदम कोने में आके खड़ा हो गया। दैट आइलैंड इज टुडे नोन एज योर ऑस्ट्रेलिया। कभी अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे ना तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको कोई भी प्रेडेटरी मैमल आपको नहीं मिलेगा। कभी अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो कभी आप नोटिस करना वहां पे कोई लेपर्ड, लायन, टाइगर के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। यू डोंट हैव एनी एनिमल्स लाइक दैट ओवर देयर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहाँ पे सिर्फ आपको वो पाउच मैमल्स आपको मिल जाते हैं। हाँ स्नेक्स आपको मिलते हैं अलग ही लेवल के, लाइक स्नेक्स यू हैव, क्रोकोडाइल्स यू हैव, स्पाइडर्स यू हैव,
So there are number of venomous things over there, but you don't have large mammals like lion, tiger, deer, cheetah, hyena. ये सब आपको वहाँ पे नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया में. You don't have that. वहां पे सिर्फ एक ही एनिमल आपको मिलता है जो थोड़ा है वुल्फ लाइक, दैट इज कॉल्ड एज डिंगो. डिंगो आपका होता है वुल्फ लाइक, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तब. सो याद रखना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स हमेशा पे मूव करते रहते थे पहले के टाइम पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव दिस सेपरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैपेंड, और साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ से जाके अटैच हो गया था ड्रिफ्ट के टाइम पे, तो तब कुछ मैमल्स आपके वहां पे चले गए थे. फिर बाद में वो डिटैच भी हो गया था, बाद में वो सेपरेट भी हो गया नॉर्थ अमेरिका से. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. सो व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है आपके सामने. व्हेन रेप्टाइल्स यहाँ पे आपके नीचे गए, व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन, मैमल्स टुक ओवर द अर्थ, and they were in South America mammals resembling the horses, hippopotamus, bear, rabbit. Due to continental drift, when South America joined the North America, these animals were overridden by North American fauna. तो वहां पे वो लोग जाकर वहां पे चले गए थे. Due to same continental drift, pouched mammals of Australia survived because of a lack of competition from any other mammal. So continental drift से आपको ऑस्ट्रेलिया भी बन गया था, और वहां पे pouched mammals का नंबर आपको काफी ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज वहां पे और कोई टाइप के मैमल्स आपको वहां पे नहीं मिल रहे थे इन दैट बेल्ट. सिमिलरली आपको यहाँ पे ये मिलेगा दैट यू हैव योर व्हेल्स, डॉल्फिन, सील भी आपको मिली थी बनते हुए, दे आर माय मराइन मैमल्स. सो अदर मैमल्स आल्सो इवॉल्व्ड. सो ये आप यहाँ पे वैसे ही देख सकते हो. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. और ह्यूमंस जो आपके यहाँ पे, दे आर द मोस्ट सेल्फ कॉन्शियस मैमल्स ओवर हियर. अब याद रखना, ये सारी जो चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई है ना, दिस थिंग्स आर द वन व्हिच आर, इनमें से क्वेश्चन कम आता है, बट तब भी आपको एक बार इनसाइट से पढ़ के जाना है कि कहाँ से क्या बन रहा था. बाकी क्वेश्चन यहाँ से बन के काफी कम आते हैं. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज अ हॉट टॉपिक ओवर देयर. ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर दिस थिंग. इसको एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. अब जब मैं डिस्कस करता हूँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो आपको पहले क्या याद रखना है, इट इज डिवाइडेड इनटू लाइक 4 एरास. प्री कैम्ब्रियम, पेलियोजोइक, ये काफी छोटा, मैं आपके साथ एक बड़ा वाला भी आपके साथ शेयर करूंगा. लेट्स हैव अ प्री कैम्ब्रियम, सॉरी, पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक. ओके, आई विल शेयर विद यू द लार्जर. वेट, आई विल डू वन थिंग, ये मैं आपको जब कराऊंगा ना, ये आपको लाइक आई विल शो यू अ डिफरेंट वन. ये आपके लिए काफी अभी देखना आई थिंक मुश्किल हो रहा फोन के अंदर. आई विल शो यू डिफरेंट वन ओवर हियर. सो लेट्स कीप दिस असाइड राइट नाउ. इसको मैं लास्ट में कराता हूँ आपको, सो दैट यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं फिर. सो नाउ टेल मी क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे क्या आंसर आएगा. 23 देख लो आराम से एंड देन रेज योर हैंड्स. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स व्हाट. अगर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन अगर आपको यहाँ पे हो रहा है, तो ये किसको फेवर करेगा. ले लो, टेक योर टाइम, बट गिव मी अ करेक्ट आंसर. सिंपल है. क्या लग रहा है अभिषेक, किसको फेवर करेगा ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मेरा यहाँ पे. सर बी. स्टेबलाइजिंग है बेटा, स्टेबलाइजिंग है. बताओ शिखा, किसको प्रेफर करेगा ये. सर ऑप्शन डी. मुझे ये नहीं समझ रहा, आप स्टेबलाइजिंग में ऑप्शन डी आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हो. प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर. सर मुझे भी बी लग रहा था. आप बी कह रहे हो डी कह रहे हो. अगर आप बी कह रहे हो तो गलत है. अगर आप बी कह रहे हो बैटमैन वाला, इंटरमीडिएट सर. इंटरमीडिएट अगर आप यहाँ पे कह रहे हो, दैट्स अ करेक्ट आंसर. इंटरमीडिएट मतलब आपका मीन वैल्यू. सर बी ही Right. बोला था मैंने. तो आप एक काम करो बेटा, अगली बार से बैटमैन बोलना. आपका बी एंड डी समझ नहीं आता मुझे. सो प्लीज इधर से बैटमैन और डेली, या बोलो बैटमैन और लवली. सो अगर आप मीन वैल्यू अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, दैट्स करेक्ट आंसर. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स द इंटरमीडिएट फॉर्म ओवर देयर. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएट फॉर्म इन दिस. सो सेंटर वैल्यू को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं. ओके, देन इसको आप यहाँ पे मुझे मैच द फॉलोइंग कर दो. टेक योर टाइम और इसको मैच द फॉलोइंग यहाँ पे कर दो. सिंपल है, ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, कर सकते हो आप लोग. डू द मैच द फॉलोइंग ओवर हियर. मुस्कान, हो गया आपका ये मैच द फॉलोइंग. आपका हैंड रेज, इसलिए पूछ रहा हूँ. अगर हो गया तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा.
चलो बेटा चलो, फटाफट क्लास के अंदर थोड़ी एनर्जी लाओ एंड स्टार्ट आंसरिंग व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर देयर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूटेशन, जीन फ्लो। जीन फ्लो का मैं हिंट देता हूँ, इट हैज टू डू विद द माइग्रेशन। जीन फ्लो मतलब इट हैज टू डू विद द माइग्रेशन। जीन फ्लो का रिलेशन आता है माइग्रेशन के साथ। ठीक है, ऑलराइट, बताइए मुस्कान गुप्ता, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहे हो आप यहाँ पे, ऑलराइट। शगुन आपको क्या लग रहा है? डी ऑप्शन। डी लग रहा है आपको भी यहाँ पे, ओके। सो म्यूटेशन इज गोइंग टू बी योर सोर्स ऑफ न्यू एलील्स। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से आपके नए एलील्स आपके आ सकते हैं, बिल्कुल सही। जीन फ्लो के साथ आपका यहाँ पे आएगा इमिग्रेशन है, एमिग्रेशन आपके यहाँ पे आएगा, दैट्स एक्चुअली गोइंग टू बी अ माइग्रेशन, इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, जहाँ पे एनिमल्स आपके मूव करे फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। नेचुरल सिलेक्शन के साथ आएगा आपका स्टेटमेंट 2, डिफरेंसेस इन द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन अमंग द वेरिएंट इंडिविजुअल्स, दैट्स गोइंग टू बी योर 2। एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ आपका यहाँ पे आएगा चेंजेस इन द पॉपुलेशन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू अ चांस अलोन। चांस के जैसे आपका एलील फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे चेंज हो गया, तो यस ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। चलो बेटा एक और क्वेश्चन फटाफट करते हैं, फिर आगे बढ़ते जल्दी से। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, देख लो ध्यान से एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द आंसर इन दिस। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, you have this A, B and C, बताओ कहाँ पे क्या लगेगा आपका यहाँ पे? किशोर क्या होगा इसका आंसर? जल्दी करो बेटा जल्दी करो, बताइए पीयूष क्या होगा इसका आंसर? सर बैटमैन वाला बी। ऑलराइट, ओके। शिखा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। पहली वाला? नहीं सर, नहीं अरे सर। शिखा 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 शिखा, गॉट इट, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी, आपके यहाँ पे सही आंसर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ए में जो आपके यहाँ पे जो ग्राफ है दैट्स इन द सेंटर, यहाँ पे आपकी मीन वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, सो दैट्स माय स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, राइट। बी ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, इट इज गोइंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो दैट इज माय डायरेक्शनल सिलेक्शन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो दैट दो पॉपुलेशन यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, सो दीज टू पॉपुलेशन आर गेटिंग सिलेक्टेड, जो एक्सट्रीम में है और सेंटर वाली सिलेक्ट नहीं की गई है। So yes, option B becomes my correct answer over here. ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। Now let's start with the human evolution. पहले मुझे ये बताओ, ये एनिमल कौन सा है? Monkey. 17 years on this planet, with internet, with TV, with everything, and तुम कह रहे हो monkey? क्या हो गया है, मतलब आई एम लाइक सेल्फ शॉक्ड, क्या लाइक इट इज अ चिंपैंजी। तुमसे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है यार आप लोगों से, ये लाइक वर्ड्स राइट नाउ, चिंपैंजी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे यार तुम लोग। अभी रिंकू सिंह रख दो, रिंकू सिंह याद आ जाएगा यार, ये रिंकू सिंह है, बट लाइक यू कैन नॉट आइडेंटिफाई चिंपैंजी राइट नाउ। स्ट्रेंज एग्जांपल बट आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। ओके, नाउ टेल मी ओवर हियर, मुझे बताओ चिंपैंजी एंड या मोहित कुमार इज देयर, सर इज देयर। हाँ जी सर बताइए। सर आज ना बच्चों की अटेंडेंस नहीं लग पाएगी, तो मैंने चैट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया है बच्चों का, जो हमारे यूके के और हाँ जी राइट। इसमें सर आई थिंक एफआई के 2 बच्चे होंगे सिर्फ हमारे पास, यस यूके का कोई नहीं होगा। और सर इसमें होगा कि एक और चीज, इनकी क्लास के बाद एक शीट बन के आएगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, दैट विल हैव ऑल द नेम्स। ठीक है ठीक है ठीक है। सर उसमें प्रोग्राम कौन सा सिलेक्ट करना है? हाँ सर आप बता देना, क्योंकि मैंने ये उत्तराखंड और रीडिंग इंडिया के बच्चों को बनाया था। तो मोहित सर विल इट बी ओके अगर मैं आपके साथ वो शीट ही शेयर कर दूं क्लास के बाद? हाँ वो ठीक है सर, 2 बच्चों के लिए क्या ही, वरना मुझे वैसे भी नाम याद है दोनों बच्चों। ठीक है, वो मिसबा और शिखा है, वो बाद में मैं कर लूंगा वो आपके साथ देख के। ऑलराइट, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, ठीक है। Alright, so we have over here chimpanzee, and now let's try to see what is the similarities between, or I would say not similarity, difference between chimpanzee and human beings. हमारे में और चिंपैंजी में क्या डिफरेंस होता है, हैंड रेस करो मुझे बताओ यहाँ पे। Again, now tell me what is the difference between humans and the chimpanzees. And it has to be a prominent difference. It's not like कुछ भी is that humans है, not like that. मुस्कान गुप्ता बताइए। सर चिंपैंजी में ऑल ऑफ बॉडी में हेयर प्रेजेंट होते हैं, जबकि ह्यूमन में सम एरिया पे हेयर होते हैं। वेरी गुड। सो
hair on body is something I'll find on the chimpanzees, right? Completely, and that's something you don't find in the human beings, right? Or I will find a thick amount of hair will be seen in the chimpanzees, covered with hair. ठीक है, हाँ जी अभिषेक बताइए और क्या होगा? सर उनका जॉ। ओके, सो जॉज protruding in humans, जॉज बाहर निकला हुआ होता है ह्यूमंस के अंदर। यार या मैं कहूंगा यू हैव अ चिन डेवलपमेंट इज सीन इन द ह्यूमन बीइंग। तो चिन डेवलपमेंट आपको वेल डिफाइंड आपको मिलती है, चिन डेवलपमेंट विल बी सीन इन द ह्यूमंस। इशिता बताइए आपको क्या लग रहा है और क्या हो सकता है? ठीक है, लक्ष्मण सिंह आप बताइए क्या हो सकता है और क्या हो सकता है इसके अंदर? सर फोरलिम। फोरलिम मेरे पास भी उसके पास भी है, फर्क क्या है? देखने में लग रहे हैं अलग अलग है देखने में। सुनो मेरी बात, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर ना कि हमारे अंदर क्या होता है, वी हैव अ ह्यूमंस के अंदर फोरलिम्स are smaller than hind limbs, are going to be smaller than hind limbs humans के अंदर, right? But chimps के अंदर you'll have a equal length of forelimbs and hind limbs, so that is something you find in a chimpanzee. बल्कि in some apes you find that forelimbs are longer than the hind limbs actually. तो हमारे अंदर ये छोटे होते हैं, उनके अंदर वो काफी वहां पे बड़े हो जाते हैं। Okay, then you can also talk about the intelligence. ये एक ट्रेट आप यहाँ देख बोल सकते हो that इंटेलिजेंस के अंदर भी अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे काफी आगे हैं। सो ह्यूमंस आर मच मोर एडवांस इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस इन कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स, राइट? सो देयर आर फ्यू थिंग्स आई कैन टेल यू ओवर हियर। उसके अलावा चिम्प्स आर आर्बोरियल, ह्यूमंस आर नॉट। अगर इनका वर्टिबल कॉलम आप देखते हो तो वर्टिबल कॉलम ह्यूमंस का जो होता है वो थोड़ा कर्व होता है। तो ये भी याद रखना दैट यू हैव इन ह्यूमंस के अंदर आपको याद रखना दैट जो वर्टिबल कॉलम होगा या वर्टिबल कॉलम जो आपको मिलता है ह्यूमंस के अंदर, इसके अंदर आपको कर्व मिलेगा, इट विल बी कर्व। ये कर्व आपको एप्स के अंदर या चिंपैंजीज में आपको नहीं मिलता, जिसके वजह से वो सीधे खड़े ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं हो सकते। ओके, याद रखना योर चिंपैंजीज वॉक ऑन 4 legs, ये 4 लेग पे आप यहाँ पे चलते हैं, बट नॉट विद ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टू शो द बायपेडलिज्म, 2 पैर पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज बायपेडलिज्म। सो बायपेडलिज्म मुझे मिलेगा देखने के लिए मुझे यहाँ पे मेरा ह्यूमंस के अंदर, दैट इज समथिंग आई विल फाइंड इन द ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस के अंदर, नॉट समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन योर चिंपैंजीज। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पे याद रखने, बिकॉज हम इनके रिलेशन में हम यहाँ पे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब आपने एक चीज सुनी होगी कि चिंपैंजीज में से ही ह्यूमन बने थे, बचपन में पढ़ा होगा आपने कि चिंपैंजीज थे उनमें से फिर आपके ह्यूमंस इवॉल्व हुए थे। सुना था नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है सर। सर बढ़िया। अब याद रखना ये बात एक्चुअली आपकी सही नहीं है। सही बात यहाँ पे ये है कि वी वर हैविंग कॉमन एंसेस्टर, हमारे पास थे कॉमन एंसेस्टर, सो दे वर लाइक एप लाइक, हमारे थे कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर। अब जब मैं यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर की यहाँ पे बात कर रहा हूं तो आप यहाँ पे याद रखना कि इन कॉमन एंसेस्टर्स में से व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि एक लीनिएज आपका यहाँ पे बना ह्यूमंस का, एक लीनिएज आपका यहाँ पे बना आपका एप्स का। याद रखना एप्स के और ह्यूमंस के कॉमन एंसेस्टर थे, एक लीनिएज से आपके बने सारे ह्यूमंस, मतलब होमोसेपियन वाला ग्रुप आपके यहाँ पे बना, और एक लीनिएज से आपके बने सारे के सारे एप्स। कोई जानता है एप्स के एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या आएंगे? एक तो होगा आपका यहाँ पे चिंपैंजी, फिर आपका यहाँ पे होगा गोरिल्ला, ये भी आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। देन यू कैन हैव, आपने एक और नाम आपने सुना होगा जिसका नाम होता है ओरेंगुटैन, सुना है ये नाम? नहीं सुना? ओरेंगुटैन इज वन मोर एप, ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, आपको देखने के लिए सुमात्रा के फॉरेस्ट में आपको मिलता है। देखा है सर। हाँ, और एक और आपको यहाँ पे आएगा दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड गिबन।
गिबन इज ऑल्सो एप, इंडिया में भी आपको मिलता है। इंडिया में आपको आसाम में मिलेगा, एक खुलॉक गिबन करके एक पॉपुलेशन है जो आपको आसाम में आपको मिल जाती है। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिए, दे आर माई एप्स। इनके लिए एक सिंगल टर्म यहाँ पे होता है, टू कॉल देम एज एप्स। याद रखना, एप्स और मंकी में अगर आपसे कोई पूछे कि डिफरेंस क्या है, तो एप्स के पास टेल नहीं होती। जो मंकीज आपके घर के आसपास आपको मिल रहे होते हैं, उनके पास आपको टेल देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएगी। So they will have the tail, but apes do not have a tail, and they are much more larger in size as well, right? So chimpanzee, gorilla, orangutan, gibbon are the apes. तो इनमें का एक अलग lineage था, इनमें से एक अलग आपकी पूरी फैमिली बनी थी, और एक फैमिली ह्यूमंस की बनी थी, जिसको हम यहाँ पे हम सीखेंगे। और ये जो कॉमन एंसेस्टर था ना, हमारा और एप्स का जो कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे जो आपको मैंने बना के रखा हुआ है, इसका नाम था यहाँ पे ड्रायोपिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस वाज द फर्स्ट एप लाइक एंसेस्टर। ये था आपका यहाँ पे, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। सो ड्रायोपिथेकस वाज माय फर्स्ट एप लाइक एंसेस्टर। ये था हमारे यहाँ पे फर्स्ट एप लाइक एंसेस्टर। यहां से हम चालू करेंगे हमारी कहानी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा है कि ड्रायोपिथेकस कहाँ पे रहता था, तो आपको याद रखना है दैट ड्रायोपिथेकस वाज ऑलवेज गोइंग टू बी आर्बोरियल। चलिए मैं इसके बारे में यहाँ पे बताता हूँ। सो ड्रायोपिथेकस जो आपके यहाँ पे है, ड्रायोपिथेकस वाज ऑलवेज गोइंग टू बी आर्बोरियल। आर्बोरियल का मतलब आप समझो यहाँ पे, ये आपका पेड़ पे रहता था। दिस वाज लिविंग ऑन ट्री, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी आर्बोरियल इन नेचर। क्या खाता था ड्रायोपिथेकस? वो खाता था आपके फ्रूट्स। इट वाज फीडिंग ऑन फ्रूट्स। सिर्फ इसका एक ही काम था यहाँ पे, फ्रूट्स को कंज्यूम करना। ओके, सेकेंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट इट इज माई कॉमन एंसेस्टर था आपका यहाँ पे एप और मैन का, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, राइट। एंड ये आपको मिल रहा था आज से लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो। आपको इसकी पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलती थी। बॉडी के ऊपर आपको हेयर मिलते थे, एंड देवर सेमी इरेक्ट। सेमी मतलब देवर वॉकिंग लाइक गोरिल्ला ओनली। याद रखना, देवर वॉकिंग ऑन देयर गोरिल्ला लाइक देवर वॉकिंग ऑन 4 लेग्स, ठीक है। तो उनका इरेक्ट नहीं था, इरेक्ट पोस्चर नहीं था, वो ऐसे झुके हुए ही होते थे गोरिल्ला की तरह। एंड देयर वॉकिंग ऑन द 4 लेग्स ओवर देयर। 4 limbs were longer than the hind limbs। 4 limbs आपके यहाँ पे लंबे थे हाइंड लिम्ब के हिसाब से। ये होता है बिकॉज अगर आप आर्बोरियल हो तो, अगर आप आर्बोरियल हो ना, तो आपके जनरली आपके 4 limbs आपके लॉन्गर होते हैं हाइंड लिम्ब से। इसका फायदा होता है स्विंग करने में। सो दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड इन देम, राइट। स्पेंड मोस्ट टाइम ऑन द ट्रीज। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये लोग अपना पेड़ पे रहते थे। तो ये थे मेरे एंसेस्टर, जिनमें से आपका एक ह्यूमन का लीनिएज आपको यहाँ पे निकला था। तो ये नाम आपको याद रखना है। यहां से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। दैट इज द स्टोरी वेयर यू हैव टू बी फोकसिंग ऑन। ओके, नाउ देन द नेक्स्ट वन। तो याद रखना, पहले आपका आएगा ड्रायोपिथेकस, देन आपका यहाँ पे आएगा नेक्स्ट लीनिएज जो इसमें से बना था। दैट वाज माय नेक्स्ट एंसेस्टर जो इसमें से बने थे, दैट इज माय रामापिथेकस। दे एग्जिस्टेड 15 मिलियन ईयर्स अगो। इनके बॉडी पे हेयर यहाँ पे थोड़े कम थे, कंपेरेटिवली यहाँ पे कम थे, राइट। बट स्टिल ये लोग अभी भी गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसा ही चला करते थे। मतलब दे वर वॉकिंग ऑन द 4 लेग्स, दे वर स्टिल वॉकिंग ऑन द 4 लेग्स। याद रखना, दे वर आल्सो माय समवन हु यूज्ड टू ईट फ्रूट्स। फ्रूट्स के साथ साथ दे वर आल्सो ईटिंग सीड्स एंड नट्स। अब जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन इसलिए है ताकि आप नीट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। इसके अंदर और भी कई ज्यादा इंफॉर्मेशन आ सकती है, लाइक इनका जॉ साइज क्या था, टीथ कैसे थे, वो भी आपका वेरी करेगा। बट हमें वो सब नहीं देखना है, बिकॉज नीट के अंदर इतना डिटेल में आपको कभी नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दोस ट्रेट्स जो आपके लिए हेल्पफुल है आपकी नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये बात भी याद रखना। तो इसलिए हमने यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं लिखी हुई, कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। रामापिथेकस याद रखना, देवर फ्रूट ईटर्स, और सीड्स और नट्स भी ये लोग यहाँ पे खा सकते थे। और ये भी लगभग आपके अराउंड 15 मिलियन ईयर्स को आपको मिलते थे। बॉडी के ऊपर हेयर थे लेकिन कम थे, एंड दे वर आल्सो वॉकिंग लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज। ओके, तो काफी सिमिलर थे, लेकिन कुछ ट्रेट्स यहाँ पे इनमें अलग थे, लाइक दे वर हैविंग लेस अमाउंट ऑफ हेयर ओवर देयर। तो दैट इज माय रामापिथेकस। याद रखना, ड्रायोपिथेकस इज द फर्स्ट, देन उससे बना आपका रामापिथेकस, और इसके बाद आपका बनेगा आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात आएगी, सो दे वर सीन अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। ये आपको मिल रहे थे। क्या लिखा है यहाँ पे? 600 cc। cc स्टैंड्स फॉर माय क्रेनियल कैपेसिटी। cc स्टैंड्स फॉर माय क्रेनियल कैपेसिटी।
ओके अगर आपका 600 सीसी यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज द क्रेनियल कैपेसिटी, तो आप यहाँ पे समझो कि इनका जो ब्रेन का जो क्रेनियम था और जो ब्रेन का साइज था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, काफी छोटा था। 600 इज क्वाइट स्मॉल। ओके और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल रहे थे, ये वर सीन इन द अफ्रीका। इनका जो मिला था ना फॉसिल वो अफ्रीका से मिला था और ये अफ्रीका में मिलते थे आपको। दे लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड एंड हंटेड विद द स्टोन वेपन्स, और पत्थरों के साथ या पत्थर के वेपन के साथ ये लोग हंटिंग भी करते थे। और याद रखना दे वर लिविंग इन द ग्रासलैंड, सो दे वर लिविंग इन द ग्रासलैंड ओवर देयर। ये भी काफी एक पता है एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप समझ पाओगे यहाँ पे कि जब प्लैनेट के ऊपर इवोल्यूशन हो रहा था तो वो टाइम पे हैबिटेट भी चेंज हो रहा था, और जब प्लैनेट पे ज्यादा ट्रीज थे तो ह्यूमंस वर मूविंग फ्रॉम ट्रीज टू ट्रीज, मतलब एंसेस्टर हमारे ट्रीज से ट्रीज के ऊपर आके मूव करते थे। लेकिन जैसे ही आपका ग्रासलैंड बना, ग्रासलैंड कैसा होता है मतलब उसमें ग्रासेस होती है, तो वो टाइम पे क्या हुआ, ह्यूमंस वर सपोज टू नाउ वॉक ऑन 2 फीट। कंडीशन ऐसी हो गई थी कि अब आप वन पेड़ से दूसरे पेड़ पे आप जा नहीं सकते, आपके पास ग्रासलैंड है। अगर आपके पास ग्रासलैंड है तो ये काफी इंपॉर्टेंट था ह्यूमंस के लिए कि वो अब 2 पैरों पे चलना चालू करें। आप सोचो अगर आपके पास ग्रासलैंड है तो आप 4 पैरों पे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ नहीं जा सकते। अगर आप जाओगे तो काफी रिस्क होता है किसी एनिमल के आपको अटैक करने का, बिकॉज पूरा ओपन है ना वहां पे एंड यू हैव टू मूव ऑन द 4 लेग्स। और आपकी बॉडी है भी नहीं कि जो आपको फास्ट दौड़ने में आपकी मदद करें, बिकॉज ह्यूमन बॉडी वॉज नॉट बिल्ड फॉर रनिंग ऑन 4 लेग्स ऑन लैंड। तो क्या हुआ, दैट वॉज अ टाइम दैट ह्यूमंस इवॉल्व्ड बायपेडलिज्म। ये टाइम पे क्या हुआ, ह्यूमन का जो पॉस्चर था वो इरेक्ट हो गया। सो इरेक्ट पॉस्चर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा एंड अलॉन्ग विद दैट बायपेडलिज्म वाज सीन। बायपेडलिज्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, मतलब आपके 2 पैर पे चलना आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलने लगा। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आप इजीली ज्यादा लंबा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आप बायपेडल हो जाते हो ना तो आपके पास आइडिया होता है आपके एनवायरमेंट का। You will have the idea of surrounding environment and you can protect yourself from a possible animal or any kind of predator in the surrounding. और ये भी याद रखना कि जब आप 2 पैर पे खड़े होते हो ना, you look like a bigger animal. And when you look like a bigger animal, कई सारे animals आपको avoid करते हैं, कई सारे animals आपको वहां पे avoid करते हैं, and that is something you have to understand over here. ठीक है, इवन जो फॉरेस्ट होता है ना वहां पे कहा जाता है, या अगर आप कभी नोटिस करोगे तो फॉरेस्ट में जब लोग जाते हैं ना, लाइक व्हेन दे गो फॉर द फॉरेस्ट, और वो कभी फॉरेस्ट में अगर बैठते हैं नीचे तो तभी उनके ऊपर अटैक होता है, लेपर्ड या टाइगर का। अगर आप अटैक कभी अगर आप उसके बारे में अगर आप सुनते हो या पढ़ते हो कभी, सो मेनी ऑफ देम विल गेट अटैक व्हेन दे आर सिटिंग समवेयर इन द फॉरेस्ट। अगर कोई एनिमल खड़ा होता है ना, अगर ह्यूमन खड़ा हो ना, तो जनरली एनिमल उसे अवॉइड करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसे अवॉइड करेगा, उसे देख के निकल जाएगा अपने रास्ते। बट व्हेन यू आर सिटिंग ओवर देयर, यू लुक लाइक अ स्मॉल एनिमल, यू लुक लाइक अ पोटेंशियल प्रे, and that's when the animal are going to attack when you are sitting over there. So समझो इस बात को कि ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से बायपेडलिज्म वाज इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, और इसलिए आपको ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिला। ठीक है, 4 limbs were shorter than the hind limbs, याद रखना 4 limbs आपके यहाँ पे shorter than hind limbs है। ओके, इवन तो ये हंटिंग यहाँ पे कर रहे थे बट दे वर मेनली ईटिंग द फ्रूट्स, दे वर मोर इन्वॉल्व इन ईटिंग फ्रूट्स। ओके, तो मेन डाइट जो इनका था, मेन डाइट जो इनका यहाँ पे था वो इनका वेजी था। They were basically feeding on your fruits and leaves. So fruits and leaves के ऊपर ये लोग यहाँ पे feed करते थे। Even though they were hunting, so they were like kind of omnivorous kind of animals. They were humans being they were. Okay. तो इतनी points आपको यहाँ पे याद रखने। What is my bipedalism? Erect posture आपको मिला था यहाँ पे। They were able to stand straight. And ये आपको मिले थे अफ्रीका के ग्रासलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एंड ये लोग स्टोन वेपन्स को यूज करते थे हंटिंग के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। एंड ये वैल्यू याद रखना क्रेनियल कैपेसिटी वाली, ये आपकी काम आती है। देन अच्छा, वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू, इनका जो ब्रेन था ना, ब्रेन का जो साइज था, इट वाज सिमिलर टू चिंपैंजीज एंड अ गोरिल्ला। सो इनका जो ब्रेन का जो साइज था, ब्रेन साइज अगर मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए बताऊं, सो इट वाज सिमिलर टू योर चिंपैंजीज and gorilla. ठीक है, उस साइज का ये यहाँ पे था, ब्रेन साइज उनका ये था वहां पे। ठीक है,
चिंपैंजी गोरिल्ला वाला यहाँ पे ब्रेन साइज था इनके अंदर, आपको यहाँ पे मिलता था देखने के लिए, मतलब वही साइज का था। ओके, नाउ होमो हेबिलस, नेक्स्ट कैटेगरीज में होमो हेबिलस, जिसका क्रेनियल कैपेसिटी आपके यहाँ पे था 650 से लेके 800 सीसी जितना, और इनको हम इवन कहते थे एज अ हैंडीमैन, इनको हम इवन बोलते थे एज अ हैंडीमैन। अब हैंडीमैन ने यहाँ पे क्यों कहा जाता था? बिकॉज ये लोग बना रहे थे टूल्स, दे वर द फर्स्ट वन टू मेक द टूल्स। ये लोग फर्स्ट आपके यहाँ पे टूल मेकर थे, दे वर द फर्स्ट टूल मेकर एंड दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड एज माय हैंडीमैन। और हैंडीमैन जो आपका यहाँ पे था वो भी आपका मेन डाइट इसका फ्रूट्स ही था, सो मेनली दे वर फीडिंग ऑन द फ्रूट्स, ये भी आपके फ्रूट्स के ऊपर फीड कर, सो दे वर फीडिंग ऑन द फ्रूट्स। मीट मतलब ये लोग हंट कर सकते थे, राइट, बट दे वर मेनली फीडिंग ऑन फ्रूट्स, मेन इनका जो डाइट था वो आपका फ्रूट्स ही था। ओके, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे, दे वर फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। और बाकी सारे ट्रेट्स तो आप करेंगे, सीधे खड़े हो सकते थे, इरेक्ट थे, बायोपेडिज्म, वो सब तो आपको यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। क्रेनियल कैपेसिटी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपका क्रेनियल कैपेसिटी आपका यहाँ पे स्लोली आपका यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट्स विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। तो याद रखना, इट ऑल स्टार्टेड विद द ड्रायोपिथेकस, देन यू हैव द रामापिथेकस, फिर आपका आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एंड देन फिर आपका यहाँ पे आएगा होमो हेबिलस। और आपकी जो क्रेनियल कैपेसिटी की जो वैल्यूज है वो आपको यहाँ से मिल रही है, एनसीईआरटी में भी आपको यहाँ से मिलेगी, और यहाँ पे भी आपको आई एम शोइंग यू राइट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आपका ये स्टार्ट होगा। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक सबको? यस सर। देखो ये सब है ना, आपको याद रखना है, यू डोंट रियली हैव टू, इसमें इवोल्यूशन जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं वो हम समझ भी इस कॉन्टेक्स्ट में रहे, ताकि आप अपना लाइक एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में इसे समझ रहे हैं। अगर आप इसे कभी होलिस्टिक तरीके से अगर आप पढ़ने बैठो, इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्लाइटली मोर इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बट राइट नाउ बिकॉज वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट एंड वी आर डूइंग इट फॉर नीट पर्पसेस के लिए, इसलिए हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं ताकि आपको ये चीजें याद रहे। ओके, देन यू हैव द होमो इरेक्टस इसके बाद, तो नेक्स्ट वन इज माय होमो इरेक्टस। काफी अच्छा आपको यहाँ मिल रहा है क्रेनियल कैपेसिटी, दैट्स 900 सीसी, और ये आपको मिल रहे थे अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, अब ये लोग हंटिंग काफी अच्छे से करते, दे वर लाइक गुड हंटर्स, दे वर एक्चुअली गुड हंटर्स, दे वर गुड hunters, right? And they were again, I would say they were omnivorous, ये लोग मीट खाते थे, so they used to consume meat, तो ये मीट ये लोग मीट कंज्यूम करते थे, मीट कंजम्पशन इनका यहाँ पे था, and they were omnivorous in nature, they were in a true sense omnivorous in nature, मतलब मीट भी खाते थे और वेजेस भी खाते थे लोग, राइट? They were cave dwellers थे आपके यहाँ पे, probably ate the meat। इनका पहला फॉसिल आपको मिला था जावा में, जावा इज इन साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेगा, जावा वाली जगह, सो जावा में उन्हें मिला था। एंड दे वर फर्स्ट मैन हु यूज्ड फायर फॉर हंटिंग, ये भी याद रखना, दे वर द फर्स्ट पर्सन हु वर यूजिंग, हु हैड द मेड द यूज ऑफ द फायर, सबसे पहले फायर का यूज भी इन्होंने ही यहाँ पे किया था। ओके, कुकिंग कर लेते थे ये लोग, टूल्स यूज करते थे यहाँ पे, बोन्स एंड स्टोन्स को यहाँ पे यूज करते थे एज अ टूल्स, एंड दे वर ओमनिवरस इन नेचर। इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, आपको कुछ की पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखिए। आपसे पूछा जाए कि कौन था जिसने सबसे पहले आपका फायर यूज किया था, होमो इरेक्टस। कोई अगर आपसे पूछा है कि कौन था जिसका 900 सीसी था आपके यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी, होमो इरेक्टस, राइट? एंड इन अ ट्रू सेंस दे वर ईटिंग मीट, और दैट्स व्हाई वी से कि ये मीट खाते थे, और दे वर ओमनिवरस इन नेचर एज वेल। तो इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने, दे आर द की पॉइंट्स यू हैव टू नो, दैट्स इट। यहाँ पे उनका जॉ साइज, टीथ का शेप हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर मी राइट नाउ, दैट्स व्हाई। देन अगला ग्रुप था मेरे यहाँ पे निएंडरथल मैन। अब निएंडरथल मैन अगर आपके सामने ये टर्म आ रहा है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनका फॉसिल मुझे मिला था निएंडर वैली में से। निएंडर वैली जो मेरी यहाँ पे थी, वहां से मुझे इनका फॉसिल मिला था। तो यहां से मुझे इनका मिला था फर्स्ट फॉसिल। अब ये निएंडर वैली जो मेरी यहाँ पे, जहां से मेरा पहला फॉसिल मिला था, ये मुझे मिलेगी यहाँ पे, आई विल फाइंड दैट एरिया इन द कंट्री ऑफ योर जर्मनी। जर्मनी में मुझे यहाँ पे ये फॉसिल देखने के लिए मिलता है। और कोई मुझे बताएगा जर्मनी कहाँ आया? एशिया में आया, अमेरिका में आया, कहाँ पे आई है, कौन से कॉन्टिनेंट पे आई है? यूरोप सर एशिया। यूरोप बेटा, यूरोप। और किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ बेटा, डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज तो आ नहीं रही बेटा। अरे इशिता कुमारी ऑफ करिए अपना माइक आप बेटा जल्दी, थैंक यू।
सो यूरोप के अंदर आपको मिलेगा आपका जर्मनी। तो अब मैं आपको यूरोप यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होगा क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच ऑफ दिस ह्यूमन एंसेस्टर वाज सीन फर्स्ट इन यूरोप एंड देन लेटर वाज सीन इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तो यूरोप में इनका पहला फॉसिल मिला था, मतलब ये वहां पे भी थे, और वहां से फिर ये माइग्रेट कर करके आए थे ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर। इनका ब्रेन साइज भी यहाँ पे काफी अच्छा था। द ब्रेन साइज वाज अराउंड लाइक 1400 cc आपका यहाँ पे ब्रेन साइज था। एंड दे वर सीन टू बी लिविंग ऑन द प्लैनेट अराउंड 1 लाख to 40,000 years बैक। ये आपको यहाँ पे मिल रहे थे आपको देखने के लिए। ओके, अब इसमें आपको इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखनी कि अगर आपके यूरोप में रह रहे थे तो ये काफी ठंडी जगह में आपके यहाँ पे रह रहे थे। अगर ये सबसे पहले यूरोप में मिले थे या यूरोप में रहते होंगे तो याद रखना दे वर लिविंग इन द कोल्ड एरिया। तो कोल्ड एरिया में रहने के लिए दे वर यूजिंग द एनिमल हाइड। दे यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। हाइड मतलब एनिमल के स्किन से जो हम बनाते हैं ना, जो स्किन को निकाल के हम जो हमारा फर बनाते हैं, उसका जो कोट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एनिमल हाइड। सो एनिमल हाइड समझ जाना। आपको ये बात मालूम है, कई बार देखा होगा आपने टाइगर की स्किन को सेल किया जाता है मार्केट के अंदर, वो तो उसका पर्पस अलग होता है, बट एनिमल हाइड मतलब एनिमल स्किन को निकाल के यूज करना एज अ क्लोथ। ये वो लोग वहां पे करते थे और वो सेंस करता है क्योंकि वो रह भी रहते हैं ना, दे वर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होती थी। दे वर ऑल्सो टू एन एक्सटेंट रिलीजियस। ये लोग यहाँ पे रिलीजियस थे। अब जब मैं कह रहा हूँ कि ये लोग यहाँ पे रिलीजियस थे तो समझो दे वर प्रेइंग एक्चुअली नेचर एंड दे यूज्ड टू बरी द डेड वंस। किसी की डेथ होने के बाद ये काफी इवॉल्व थे, काफी लाइक ये समझदार थे कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा समझदार थे ये। एंड इनके अंदर कोऑर्डिनेशन था। दे वर हैविंग सोशल ग्रुप्स यहाँ पे होते थे, लाइक दे वर वेरी सोशल ओवर देयर। ऑल ऑफ देम वर सोशल बट दे वर क्वाइट इंटरैक्टिव एज वेल। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दे वर रिलीजियस एज वेल एंड दे वर बरिंग द डेड वंस। दे आर माय निएंडरथैल्स। तो जब सवाल आएगा कि कौन सा पॉपुलेशन यूरोप में मिला था एंड दे वर लेटर आल्सो सीन इन सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, याद रखना दैट वाज अ निएंडरथैल मैन was seen in this will come in this particular category, जो 1 लाख से 40,000 years back आपको यहाँ पे मिल गए थे। After this, और याद रखना they were using the animal hide for protecting their body. Okay, and after that we have us, Homo sapien, arose in Africa and moved to across continents and developed. Homo sapiens ने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, एंड हर एक जगह पे जाके दे बिकम डिफरेंट रेसेस। आप जानते हो रेसेस क्या होते हैं? यू नो व्हाट आर द रेसेस? अफ्रीका की रेस अलग है आपकी, वहां पे इंडिया और या साउथ ईस्ट एशिया की रेस आपकी अलग होगी। जापान जो साउथ ईस्ट एशिया में आया बट उसकी वहां पे जो ह्यूमंस होते हैं उनकी रेस अलग होती है। रेस मतलब यू नो दैट दे हैव डिफरेंट फीचर्स, फिजिकल फीचर उनके बहुत अलग होते हैं। अफ्रीका के लोग के अलग होते हैं, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान के लोग के अलग होते हैं, जापान, चाइना के लोग के अलग होते हैं। सो दैट्स अ रेस, you have different race over there. Similarly, you find different race in the country. तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आपको ये like you have to know who is from which we are starting and where we are ending over there. ये पैटर्न आपको याद रखना है। तो याद रखना it all starts with your Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, and then we have your Homo habilis, Homo erectus, and your Neanderthals. And then last में आपका यहाँ पे आएगा आपका Homo sapien. इतने आपको याद रखना है। अगर आप कभी निएंडरथल पढ़ोगे ना डिटेल में तो इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, बट अभी के लिए आप उसे इग्नोर कर सकते हो। Apparently you remember this much amount of information over here, ठीक है, and you have to know what has been happening in this. इतनी बात आपको इसके अंदर यहाँ पे आपको याद रखनी है। ओके, अब एक काम करते हैं, आप लोग बता दो फटाफट मुझे यहाँ पे कि सबसे पहले आपका कौन सा आएगा। आप लोग यहाँ बता दो, अभी हम यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा आएगा यहाँ पे? ठीक है, ड्रायोपिथेकस आपको मिलेगा। ड्रायोपिथेकस कहाँ पे रहता था? पेड़ पे या जमीन पे? पेड़ पे, राइट। क्या खाता था ड्रायोपिथेकस यहाँ पे? व्हाट ही यूज्ड टू ईट? फ्रूट्स, राइट। सेकंड आपका कौन आएगा यहाँ पे? Ramapithecus. सेकंड वाज माय रामापिथेकस। ये भी आपके फ्रूट्स ही कंज्यूम करते थे। इनके अंदर बॉडी के ऊपर हेयर थोड़ा कम था कंपेयर टू माय ड्रायोपिथेकस। और दोनों चलते कैसे थे? 2 पैर पे चलते थे या जमीन पे 4 पैर पे चलते थे? सर 4 पैर पे। That means they were walking on knuckles or they were walking on 4 legs, right? Then the third one is going to be your, कौन सा होगा थर्ड वन यहाँ पे? Right. Australopithecus was the third one over here.
अब इसके बारे में याद रखना कि इसका फॉसिल हमें कहाँ से मिला था? ऑस्ट्रेलिया। जावा। अभी तो बोला था अभिषेक कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता। अभिषेक, I just told you that Australopithecus will be seen in Africa, not in Australia, right? It is always going to be seen in Africa, not in Australia. Please ये गलती मत करना. It is seen in Africa और अफ्रीका के भी ग्रासलैंड में आपको ये मिला था देखने के लिए. अब मुझे बताओ, were they walking on 2 legs या 4 लेग के ऊपर? 2 legs. They were the one- हाँ जी, ये मेरे वो थे जहां से आपको बायपेडल लोकोमोशन देखने के लिए आपको यहाँ पे मिला था, और यहाँ से आपको इरेक्ट पोस्चर भी आपको मिला था देखने के लिए. सो दैट इज माय ऑस्ट्रेलोपिथेकस. क्या खा रहे थे? नॉन मीट खा रहे थे या वेज खाना था इनका? वेज। बिल्कुल सही. देन यू हैव फोर्थ वन ओवर हियर, दैट वाज माय, क्या होगा फोर्थ वन मेरा यहाँ पे? Homo habilis. होमो हैबिलिस. ठीक है, होमो हैबिलिस में यहाँ पे मिल जाता. ऑलराइट, क्या मैं होमो हैबिलिस को हैंडीमैन कह सकता था? Yes, sir. क्यों उसे हैंडीमैन कहा जाता था? ठीक है, yes, Tool they maker. were right, ठीक है. देन यू हैव, उसके बाद कौन सा आएगा मेरा? नेक्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पे? Homo erectus. Homo Right. erectus. अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. Homo erectus. अगर आपसे कोई पूछे ना कि प्लैनेट के ऊपर किसने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया था होमो सेपियन के अलावा, किसने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया था प्लैनेट पे, देन आपका आंसर होगा होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस स्पेंड मच मोर अमाउंट ऑफ टाइम कंपेयर टू एनी अदर ग्रुप. ये बात भी दिमाग में बिठा लो. अगर आपसे कोई पूछे विच एंसेस्ट्रल होमिनॉइड स्पेंड मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द प्लैनेट, योर आंसर शुड बी योर होमो इरेक्टस ऑलवेज. इसने सबसे ज्यादा आप यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था. ठीक है, और होमो इरेक्टस आप यहाँ पे जानते हो दैट क्या इन्होंने सबसे पहले फायर यूज किया था? Yes, sir. फायर यूज किया था. और ये कहाँ पे रहते थे? घर में, केव्स में. देवर माय केव ड्वेलर्स. ये आपको केव में मिलते थे, राइट? एंड देन द लास्ट थिंग ओवर हियर वाज, लास्ट चीज आपको यहाँ मिलेगी देखने के लिए, नॉट लास्ट थिंग बट यू विल फाइंड नेक्स्ट वन इज माय निएंडरथैल्स. निएंडरथैल्स आपका पहला फॉसिल आपको मिला था जर्मनी के अंदर, एंड दे आर मच मोर डेवलप एडवांस एंड दे आर आल्सो बरिंग द एनिमल्स, सॉरी ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर डेथ, एंड दे वर द वन हु वर एक्चुअली क्वाइट मच मोर डेवलप इन टर्म्स ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी एज वेल. 1400 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी भी आपको यहाँ पे दिख जाती थी. तो ये याद रखना है. और याद रखना ये थे यूरोप के अंदर, बट उसके बाद वहां से ये लोग माइग्रेट किए थे ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. एंड देन यू हैव द होमो सेपियंस. लास्ट में यू हैव द होमो सेपियंस. तो ये लीनिएज आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है. एंड यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. यू डोंट हैव टू डू मच इन दिस. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स ओवर देयर. ओके, अब ये सब हम देख चुके हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा. वी हैव सीन ऑल दिस थिंग जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, वो सब आपको मेंशन्ड है यहाँ पे. स्मॉल पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक योर some of them were having like small height of 4 feet. ये सब इतने relevant है नहीं, but you can just have a look at them. Okay, बाकी सब चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर ली है. Okay, we have also seen all these things. अब यहाँ से आप थोड़ा सा देख लो. Neanderthal man were the brain size of 1400 cc, lived in the Near East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. They used hide to protect the body and buried the dead. ये तो हमने देखा था. Homo sapiens arose in Africa and moved across the continent and developed into distinct races. ये भी हमने देख लिया. यहाँ से देखना चालू करो एक बार. During Ice Age between 75,000 and 10,000 years ago, modern Homo sapien arose. Modern Homo sapien आपको मिला था देखने के लिए, right? प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो हमें मिला था, दैट वाज अराउंड 18,000 ईयर्स अगो. मतलब 18,000 ईयर्स अगो में आप कह सकते हो कि वो टाइम पे ह्यूमंस को आइडिया था, या ह्यूमंस वर हैविंग अ नॉलेज अबाउट द आर्ट. सो दैट इज समथिंग दे हैव डिस्कवर्ड कि 18,000 साल पहले भी ह्यूमंस हैड दिस टेंडेंसी और पोटेंशियल ऑफ आर्ट. और वो आपको कैसे पता चलता है? बाय लुकिंग एट द केव पेंटिंग को देख के आपको पता चलता है. तो ये बात भी आपको याद रखना है. प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप अराउंड 18,000 ईयर्स अगो, राइट? एग्रीकल्चर आपका कब आया? लगभग 10,000 साल पहले. एग्रीकल्चर केम अराउंड
10,000 years back. Agriculture came around 10,000 years back and human settlement started. Okay, तो ये स्टेटमेंट्स है ना, ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी में, मतलब नीट के अंदर वो लोग स्टेटमेंट ही देंगे आपको यहाँ पे. सो प्लीज ये याद रखना कि कौन कहाँ पे आया था. सो योर एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 years back and then the settlement actually started. Okay, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना. अगर आप इतनी बातें याद रख सकते हो देन बढ़िया, दैट्स ऑल यू नीड. तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं कितनी बातें आपको यहाँ पे याद आ रही है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एज अ होमवर्क. तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आप अभी आप मुझे करके देंगे. लेट्स से ये वाला करके बताओ. नहीं, ये वाला नहीं है, मुझे ये वाला बताओ. ये वाला करके बताओ पहले तो. Which of the following had the smallest brain capacity? 121 का आंसर बताओ हैंड रेज करके. Raise your hand to answer this. So now बताइए प्रियांशी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. क्या लग रहा है आपको? पूजा डागर, आपकी आवाज नहीं आ रही. सर ऑप्शन बी. राइट, होमो हेबिलिस विल हैव द स्मॉलेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी. बता सकते हो क्या साइज होगा क्रेनियल कैपेसिटी का यहाँ पे? 650 to 800. राइट, 650 to 800. बहुत बढ़िया, ठीक है. देन इसको अरेंज कर दो अपने हिसाब से. टेक योर टाइम एंड गिव मी द करेक्ट अरेंजमेंट ओवर हियर. देख लो आराम से एंड देन टेल मी व्हाट इज द करेक्ट अरेंजमेंट इन दिस. एंजल, गुड इवनिंग. एंजल, गुड इवनिंग सर. आई होप आप ट्यूशन के बाद आए हो ना यहाँ पे. सो या इट्स लाइक ट्यूशन एंड देन अगेन क्लास एट 8:45. सर Okay. मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन कर रखी है. नहीं, मैं समझ रहा हूँ. मैं आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स, I do know that it's kind of hectic and you still attend the class, so that's a good thing. Okay. बताइए कशिश शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? सर बी. आप बी के रहो. मिसबा, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन बी. राइट, सो बी आपके यहाँ पे सी आंसर है. You have Ramapithecus, then you have Australopithecus, you have Homo habilis and you have Homo erectus. ये आपका सही सीक्वेंस आपका बन जाएगा यहाँ पे. So this is something they will ask you, right? इसको ध्यान से देखो ना. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ऐसे स्टेटमेंट वो आपको देते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. सो नाउ हैव अ लुक एट दिस स्टेटमेंट एंड टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस. कौन सा इसमें से स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है? सो टेक योर टाइम, टेक योर 1 minute एंड देन रेज योर हैंड. ऑलराइट, ठीक है. बताइए कशिश, क्या होगा इसका आंसर? सर बी. अभी कह रहे हो आप? ओके. यस सर. प्रिंस, आपको क्या लग रहा है? डी. प्रिंस करेक्ट, दिल्ली वाला डी. प्रियांशी, सर ऑप्शन सी. इनका अलग आंसर आ रहा है यहाँ पे. मुस्कान, ओनली मुस्कान. सर ऑप्शन डी. मुस्कान कुमारी. Sir, option D. एंड लास्ट वन इज आई विल टेक एज अ एंजल. आप बता दो क्या लग रहा है आपको इसमें? सर डी. चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या कह रहा है. स्टेटमेंट ये आपके यहाँ पे कह रहा है एग्रीकल्चर केम अराउंड 50,000 years ago. ये बात आपके यहाँ पे गलत है क्योंकि आप जानते हो वो आया था 10,000 साल पहले. सो दैट्स गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट. Dryopithecus and Ramapithecus primates existing around 15 million years ago walk like men. ये बात भी आपकी गलत है. तो वो कैसे चलते थे? 4 legs. 4 legs, right? Like a gorilla, they used to walk. Homo habilis probably ate meat. ये बात भी गलत है. They were mainly eating the fruits. ये भी आपका गलत हो गया. Neanderthal man lived in Asia within the 1,20,000 years. That's going to be a true statement. So you will find such question and you should be able to handle this kind of questions. और अब हम कौन सा करें यहाँ पे? According to fossil discovered up to present time, याद रखना आपका origin and evolution of man happened in Africa. हमेशा याद रखने की बात. It always happened in Africa. Okay. पुराने क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे ना कभी, देखना एक बात याद रखना कि 2010 के पुराने जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कई सारे बाहर के टॉपिक्स भी होते हैं. मतलब वो टॉपिक्स होते हैं जो आपने सुने नहीं है, पढ़े नहीं है. सो यू कैन इग्नोर दोस क्वेश्चंस राइट नाउ. लाइक कभी कभी अगर आपको ऐसा मिले ना कोई टॉपिक,
जो आपने पढ़ा नहीं है या अलग है, देन अंडरस्टैंड, हैव अ लुक एट दैट कि वो कौन सी ईयर का है. सो थोड़े लाइक तब सिलेबस थोड़ा अलग हुआ करता था आपके नीट का. ओके, नाउ अदर क्वेश्चन यू कैन लुक एट, यू कैन डू देम एज अ होमवर्क. चलो एक कर दो यहाँ पे, एक कर दो यहाँ पे, एंड देन आपको मैं फ्री करता हूँ. In the sense, I need to have a word with you and then I'll let you go. बताओ क्या होगा इसका आंसर. सब लोग देखो यहाँ पे, प्रिंस और मुस्कान को मैंने हैंड रेज किया, बाकी लोग भी देखो इसे, क्या हो सकता है इसका आंसर. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. आपको पहली दो लाइन के अंदर ही आपको आइडिया लग जाता है कि किसकी बात हो रही है. आपको नहीं जानना कि उसके कैसे टीथ थे, कैसी आईब्रोज थी, आपको नहीं जानना. आपके पहली दो लाइन के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पे अब लोगों ने हैंड रेज यहाँ पे कर दिया है. प्रतिमा साहू, क्या होगा इसका आंसर. आपकी आवाज नहीं आ रही प्रतिमा. ऑलराइट, तब तक कोमल शर्मा आप बताओ क्या होगा इसका आंसर. Sir, option B. ऑप्शन बी कह रहे हो. ओके, एंड पूजा डागर आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन बी. राइट, बिल्कुल ये वहां पे मेरा ऑप्शन भी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. अगर मेंशन किया हुआ है यहाँ पे दैट ह्यूमन लिव्ड अराउंड 1 लाख to 40,000 years ago, राइट, अगो इन यूरोप एशिया, राइट, यहाँ पे आपको आइडिया लग जाता है दैट टॉकिंग अबाउट यूरोप वाला टर्म आ गया ना, दैट इज योर नेंडरथल्स. ये आपको याद करना, दैट इज समथिंग यू हैव टू डू. ठीक है, अब मैं काम करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा क्लास के बाद आई विल बी शेयरिंग विद यू. आई थिंक आपके साथ मैंने 5 चैप्टर के असाइनमेंट शेयर किए, 6 का भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट, एंड ट्राई टू टारगेट 6 चैप्टर्स फॉर 11 के एमटी, मतलब एमटी के लिए. ओके, एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू द आंसर की एज वेल, एंड प्लीज वो सॉल्व करके शेयर करो. जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्लीज डू दैट एंड शेयर दैट विद मी. आई नो समटाइम्स थोड़ा हेक्टिक होता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एकदम इग्नोर मत करो, राइट. टेक आउट योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एंड शेयर दैट विद मी. मैं आपको काफी टाइम देता हूँ वैसे भी सॉल्व करने के लिए, सो प्लीज डू दैट. सो या आई विल बी शेयरिंग विद यू फ्यू थिंग्स ओवर देयर. और आपके साथ मैं कुछ माइंड मैप्स यूज कर रहा हूँ. क्या वो माइंड मैप्स यूज कर पा रहे हो? आर यू एबल टू यूज द माइंड मैप्स? यस सर. यस सर. देखो ने, दे आर लाइक शॉर्ट वे ऑफ जस्ट रिवाइजिंग फ्यू थिंग्स क्विकली. अब एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब आप नीट के लिए कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना बायो के अंदर, उसमें हम ऐसा नहीं बोलते सकते कि ये टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, इसमें से नहीं आएंगे, राइट. ऐसा कर सकते हो आप, कुछ लेवल तक आप कर सकते हो, बट मेनी ऑफ द टॉपिक्स, मेनी ऑफ द चैप्टर आर द वन इन विच यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग. जो एनटी ने निकाल दिया वो निकाल दिया, बट उसके अलावा जो है वो आपको करना पड़ेगा. ओके, सो आई कैन नॉट से कि अगर लास्ट ईयर प्रोटिस्टा में से सवाल नहीं आया था 2 साल में, तो अगली बार भी नहीं आएगा. दैट्स नॉट अ केस ओवर हियर. यू कैन फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दैट. ठीक है, सो आई विल गिव यू द chapter list again and the topics which will have major you can give the main priority, but most of the chapter have to be covered from end to end. उसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते. we cannot like keep any loose end वहाँ पे, because you know we have to get a very good score, तो उसमें आप नहीं छोड़ सकते. so I'll be sharing that with you separately on that. आज की क्लास में हमने इतना ही किया है, इतना ही हमें आज करना है. बेसिकली आपका चैप्टर एक तरीके से यहाँ पे कंप्लीट है. आई जस्ट हैव टू टेल यू फ्यू एडिशनल थिंग्स इन दिस चैप्टर, जो हम सैटरडे को मिलेंगे तो कर लेंगे, और रिवीजन में थोड़ा सा हम देख लेंगे कुछ चीजों का एमटी को लेके. एंड या दैट्स इट, दैट्स ऑल यू विल हैव टू डू. तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में की है. इसको एक बार देख जाओ आप लोग एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, एंड उसके साथ साथ एमटी के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो. ओके, एंड अगर कोई क्वेश्चन बैंक आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपके पास मॉड्यूल है, अगर उसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए, देन प्लीज रीच आउट टू मी so that you can also use that as well, right. So now what we will have to do in the next class, we'll be doing some few things from this chapter, and then we'll have some more questions.